Hello children, welcome back to the channel Awesome Learning, and this topic is now DNA fingerprinting or DNA profiling. Let's begin with the topic. Very interesting topic. So it is the technique to identify the similarities and differences of the DNA fragments of two individuals. It was developed by Alec Jeffrey in 1985. Okay. So let's begin the basis. DNA carries some non-coding repetitive sequences. अब मुझे नहीं लगता आपको ये नहीं समझ आएगा. आपने कर लिया है what are non-coding, मतलब जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करते, एंड repetitive also that means जो बार बार कोड्स रिपीट हो रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद रिपीट होते हैं, दे आर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस. तो बहुत सारे नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में. Number of repeats is specific from person to person. हर एक पर्सन में कितनी बार एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है वो स्पेसिफिक है. मेरे अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो स्पेसिफिक होगा. मेरे अंदर जितने ज़रूरी नहीं, मेरे अंदर जितने रिपीट हो रहे हैं मेरी डॉटर में भी उतने ही हो रहे हैं, या मेरे हस्बैंड में उतने ही हो रहे हैं, या आप में उतने ही हो रहे हैं. It will not happen so. So let me show you here. Here in this case 1, 2, 3, 4. Okay, and this was also repeated GATA. So this is repeated how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, in person 2 you can see this has been repeated how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And in person 3 it is repeating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 3 persons. In person 1 it was repeated 8 times, in person 2 it was repeated for 9 times, and in person 3 it was repeated for 10 times. So what does it mean? Repetitive DNA can be separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. अब बेटा होता क्या है कि डेंसिटी ग्रेडियंट मीन्स, अब नाम से ही समझ जाओगे, डेंसिटी मीन्स कि एक हैवियर है या लाइटर है, और ग्रेडियंट मीन्स कि जरूर डेंसिटी में डिफरेंस है. डेंसिटी में डिफरेंस है. ग्रेडियंट मीन्स व्हाट? डिफरेंस. सो अगर डेंसिटी में डिफरेंस है तो जब हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि जो बहुत हैवियर होगा वो सबसे नीचे, और जो लाइटर वंस है वो ऊपर ऊपर आते जाएंगे, है ना. सो रिपीटेटिव डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द बल्क. ओके, ये बल्क है. अब इस बल्क में से मुझे अगर रेपिटेटिव डीएनए सेपरेट करना है तो आई कैन सेपरेट बाय द मेथड ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. यू सी दिस इज यूनिफॉर्म. ये हाँ अभी मिक्स्ड है, लेकिन आई वांट टू सेपरेट इट, तो मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. Now the bulk DNA forms a major peak. Okay, the bulk DNA, ये bulk DNA है. Okay, ये major peak बनाता है. ठीक है, and small peaks are called satellite DNAs. ये जो छोटे छोटे peaks हैं, ये छोटी छोटी जो collections हैं, these are called satellite bands or satellite DNA. जो पूरा का पूरा बाकी का डीएनए है वो तो बल्क में आ गया, दैट इज द मेजर पीक. और जो थोड़े से हैं पीक्स, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए, राइट. सी, सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड एज माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन बेस कॉम्पोजिशन. ठीक है, अब देखो माइक्रो सैटेलाइट्स मीन्स short tandem repeats, STR. ओके, शॉर्ट आप समझ रहे हो. टैंडम रिपीट्स मतलब जो थोड़ा छोटे छोटे सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. आप ये देख रहे हो साइज ऑफ ईच रिपीट इज ओनली 2 to 6 बेस पेयर्स. कितना शॉर्ट है, राइट. ये बार बार रिपीट हो रहा है. शॉर्ट टैंडम और रिपीट हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो माइक्रो सैटेलाइट्स यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स. तो आप देख रहे हो, एंड हियर तो इट इज very very short, 20 times it is getting repeated. So let me again tell you, satellite DNA जो है वो दो तरह का होता है, एक माइक्रो एक मिनी.
बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन। अब ए टी रिच और जी सी रिच अगर लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ द रिपीटेटिव यूनिट्स, ठीक है, तो किस बेसिस पे आप बताओगे कि ये माइक्रो है या मिनी है? तो वो कह रहे हैं कि कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कि एटी रिच है, मतलब एडेनाइन थायमिन का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, या जीसी रिच है यानी जीसी का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, दिस इज कॉम्पोजिशन बेस्ड। ठीक है, मैंने बताया ना कि सैटेलाइट डीएनए दो तरह का है, माइक्रो और मिनी। तो किस बेसिस पे आप इनको डिवाइड करोगे? तो बोले बेसिस है कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन में क्या देखें, या तो ए टी ज्यादा, ए और टी एडेनाइन और थायमिन का जो पार्टनरशिप है वो ज्यादा है, या सी और जी का पार्टनरशिप ज्यादा है। ये हो गया कॉम्बिनेशन में। सेकेंड थिंग हमको क्या देखना है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तो आप देख रहे हो लेंथ ऑफ द सेगमेंट। और थर्ड कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज गेटिंग रिपीटेड। सो अ डीएनए सीक्वेंस विच इज टैंडमली रिपीटेड in many copy numbers is called variable number tandem repeats। तो टैंडम रिपीट्स खाली क्या है वो तो आप समझ गए, लेकिन अगर डीएनए सीक्वेंस विच इज टैंडमली रिपीटेड इन मेनी कॉपी नंबर्स, ओके, is called variable tandem repeats, and VNTR belong to mini satellites. Now let me show you here. This is size of the each repeat. ये साइज बता रहा है, हर रिपीट का साइज बता रहा है, हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर्स होंगे। और हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड, 4 टाइम्स। ओके, सो दिस इज VNTRS। ओके, so DNA sequence which is randomly repeated in many copy numbers is called variable number tandem repeats, and this is a type of mini satellite. So you have seen that satellite DNAs are of two types, microsatellite and mini satellites, right? Now, in a person, copy number varies in each chromosomes. 2 alleles, और दोनों अलील्स कहाँ से आए, एक पैटर्नल है, दूसरा मैटरनल है। So two alleles of a chromosome also contain different copy numbers of VNTRs. So you see, again same thing. I hope this is very much clear to you. In a person, copy number varies in each chromosome. ठीक है, copy number of VNTR। अब ये पैटर्नल है, यानी फादर की तरफ से ये मिला है। ये दो अलील्स हैं, देयर आर 2 अलील्स। एक क्रोमोसोम के 2 अलील्स हैं, एक फादर से मिला है और दूसरा मदर से मिला है। तो दोनों के देखो VNTRs डिफरेंट है ना, क्योंकि एक फादर का है और दूसरा मदर का है। ठीक है, सो 2 alleles that is paternal and maternal of a chromosome also contain different VNTRs। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर अगर हम VNTRs देखें, किसी भी allele का भी अगर देखें, तो that won't be different, that won't be same, because मुझे एक फादर से मिला है तो उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स अलग ही होंगे, और दूसरा मदर से मिला है तो दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। I hope this is understood and this is clear now. Now you see what is DNA fingerprinting। हम करते क्या हैं यहाँ पर, अब आप VNTR से जब क्लियर हो तो देखो VNTR is specific from person to person। Of course, the size of VNTR varies from 0.1 to 20 kilo base pairs। ठीक है, किलो बेस। ओके, सो इट डिपेंड्स, इतना होता है VNTR। ओके, सो माइक्रो सैटेलाइट्स शॉर्ट टैंडम रिपीट समझ गए आप लोग, मिनी सैटेलाइट्स VNTRs भी समझ गए आप लोग, एंड आप ये भी समझ गए कि एक पर्सन के अंदर जो 2 अलील्स होते हैं, एक फादर का है दूसरा मदर का है, तो उनमें भी VNTR सेम नहीं होंगे, क्योंकि एक फादर से आया है और दूसरा मदर से आया है, तो दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। ओके, now DNA fingerprinting क्या है, any difference in the nucleotide sequence, inheritable mutation observed in a population is called DNA polymorphism। ओके, एनी डिफरेंस, अब आप ये देख सकते हो ये 3 लोग हैं, ठीक है,
तीनों लोगों में जो डीएनए की सीक्वेंसिंग आ रही है यहाँ तक तो क्वाइट वेल, सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ आते ही यहाँ पर इस पर्सन में है ए, इसमें है जी और इसमें है टी। तो ये क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हमने पहले ही कहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, मतलब यहाँ तो इस पर्सन का ये बेटा या इसका ये बेटा ये इनहेरिट हो रहा था, लेकिन इनहेरिटेंस के टाइम पे ए था अगर, तो यहाँ भी ए आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्योंकि म्यूटेशन हो गई। अब म्यूटेशन हुई तो ऑफ कोर्स चेंज हुआ कुछ ना कुछ, और फिर जब इनहेरिटेंस हुआ तो फिर म्यूटेशन हो गई और यहाँ पर जी के बजाय टी आ गया। तो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन, हमको दिख रहा है इस पॉपुलेशन में इनहेरिटेबल म्यूटेशन है। दिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन एक न्यूक्लियोटाइड में ही है, तो ये जेनेटिक लेवल की वेरिएशन है। Polymorphism is higher in non-coding DNA sequence because mutations in these sequence may not affect an individual's reproductive ability. ठीक है, नॉन कोडिंग है तो नॉन कोडिंग किसी चीज के लिए कोड नहीं करा, तो ऐसी नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में म्यूटेशंस जो हैं, किसी भी सीक्वेंस की म्यूटेशन जो है अगर वो हो भी रही है तो वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को, किसी भी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती। सो दीज म्यूटेशंस एक्यूमुलेट, अब इकट्ठी होती जाएंगी। आप देखो ना म्यूटेशंस अब इफेक्ट नहीं हुआ, जनरेशन टू जनरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हर बार एक म्यूटेशन, फर्स्ट म्यूटेशन, सेकेंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, उसके बाद भी को जो जनरेशन्स चल रही हैं उनमें अगर म्यूटेशंस चलती जाएगी तो क्या होगा? सारी की सारी म्यूटेशंस जो है वो एक्यूमुलेट होंगी, और जब ये छोटी छोटी छोटे छोटे म्यूटेशंस काफी जनरेशन्स के बाद उभर के आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअली इतना बड़ा चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन जब ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दे कॉज पॉलीमॉर्फिज्म, एंड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होगा? बहुत बड़ा, अचानक से एक बहुत बड़ा, कई जनरेशन्स के बाद, हो सकता है 20 जनरेशन्स, 50 जनरेशन्स या 100 जनरेशन्स के बाद एक अचानक सडन एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो हम उसे क्या बोल देंगे? या तो एवोल्यूशन बोल देंगे कि भैया हम इवॉल्व हो गए, पहले तो जी ऐसे थे पर अब हम ऐसे हो गए, या स्पेसिएशन हो जाएगी, यानी कि कोई न्यू स्पीशीज ही बन जाए, हो सकता है। आपको बात समझ आ रही है मेरी? फिर से मैं बता रही हूँ कि वैसे जनरली जब एक इंडिविजुअल के स्टेज पर देखते हैं तो ये जो छोटी म्यूटेशंस हैं नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में, ये पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस है तो पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे असर नहीं डालते। वो इंसान आराम से अपनी जिंदगी जीता है, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस भी करता है, उसके बच्चे होते हैं। लेकिन जब ये छोटा सा चेंज, ये छोटा सा म्यूटेशन 100 जनरेशन, 200 जनरेशन तक चला जाए, तो सोचो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये छोटी छोटी म्यूटेशंस जब एक्यूमुलेट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट करती है, जिसकी वजह से या तो एवोल्यूशन हो जाती है या एक नए स्पीशीज का डिस्कवरी हो सकती है। अंडरस्टूड? आई होप यू आर क्लियर नाउ विद पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेटा अब प्रोसीजर क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स क्या हैं, ये तो हमने समझा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों करना चाह रहे हैं, और हमने ये भी समझा वीएनटीआर हम क्यों देख रहे थे। अब ऑफ कोर्स आपने देखा है कई बार मूवीज में कि हीरो बोलता है ये मेरा बेटा नहीं है, प्रूफ करो ये मेरा बेटा है, तो फिर हम बोलते हैं चलो चलो जाओ डीएनए टेस्ट कराओ, बच्चे का और बाप का पता चल जाए। तो हम उसमें क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अगर बच्चे के अंदर यही वेरिएबल टैंडम रिपीट्स हैं जो फादर में है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका बायोलॉजिकल फादर है। तो यही चीजें देखने के लिए हम यहाँ स्टेप्स देखेंगे। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है बेटा सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। फर्स्ट स्टेप सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक।
ना इसमें करना क्या है हमको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एनी सेल और ब्लड स्टेन्स, सीमेन स्टेन्स, सलाइवा, हेयर रूट्स, बोन, स्किन, कहीं से भी किसी भी सेल से हमको डीएनए आइसोलेट करना है। वो आपको पता है आपने कैसे करना है, हमने सीखा है। हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। नाउ वी हैव दिस डीएनए। अब करना क्या है, वी हैव टू डाइजेस्ट द डीएनए। Digestion of DNA by restriction endonuclease. Okay, now you see here this is DNA sample. We have taken out the DNA, हमने separate कर लिया है। Now what we are doing, restriction enzymes. मैंने आपको पहले भी बोला था restriction endonuclease एक तरह के biological scissors हैं जो क्या करेंगे, इस DNA को छोटे छोटे fragments में काटेंगे। You see, biological scissors which will cut the DNA at a particular site and they will change them into small fragments. So restriction enzymes cleave or cut the DNA into smaller segments of various sizes. Okay, see, they have shown you here DNA fragment with sticky ends. Now you see G, this is a DNA sequence GAA-TTC और ऑफ कोर्स इसके ऑपोजिट जो होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। यहाँ पर दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो हमने क्या किया, हमने इस बार जो बायोलॉजिकल सीजर ली या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम G और A के बीच में कटिंग करेगा। सी, तो यहाँ G और A के बीच में, सिमिलरली हियर GA के बीच में। तो आप देखो जब कट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कट हो जाएगा तो इतना पोर्शन साइड हो गया, इधर आ गया, बचा क्या, G अकेला रह गया, है ना। ऐसे ही नीचे जब यहाँ कट पड़ा तो इतना पोर्शन यहाँ रह गया, बाकी का पोर्शन इधर आ गया। सिमिलरली यहाँ जब कट हुआ G तक यहाँ आ गया, उसके बाद की सीक्वेंस ये रही एंड सेम विद हियर। तो हमारा डीएनए कट हो गया और कट होने के बाद जो ये पोर्शंस है, एंड है, हम इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। स्टिकी एंड्स बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट कट। ये एंड्स ऐसे हैं कि ये चाहते हैं हम वापस से फटाफट जुड़ जाए। Okay, so this has been done by restriction endonucleases, also known as biological scissors. Now the next step is, third step is separation of DNA fragments. हमने जो DNA fragments यहाँ कट किए हैं, ये अलग अलग sizes के हैं। You can see this, these are big size, they are small, ये medium size के हैं, right? So हमको करना क्या है now? Separation of DNA fragments by gel electrophoresis. चिल्ड्रन, अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, we will treat the DNA fragments with alkali solution, that is sodium hydroxide, to denature DNA bonds. हम DNA के bonds को denature करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, मतलब वो अपना जो बॉन्ड बनाने की जो उनकी पावर है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो हमने क्या यूज किया, अल्कली यूज किया इन द जेल into single strands। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये सिंगल, ये अलग हो जाए, है ना, ये बॉन्ड्स टूट जाए। तो to denature, to separate them, we will denature them. How will we denature them? We will use alkali solutions, that is NaOH, so that we get single strands. Okay, we get single strands। आप देख सकते हो यहाँ पे we get single strands here। Now children, fourth step, next step is transferring or blotting of DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon। या ये nitrocellulose membrane भी यूज कर सकते हैं या nylon यूज कर सकते हैं। तो हमने DNA fragments को ट्रांसफर करना है on these membranes, right? So this is electrophoresis, this is southern transfer on a membrane, that is nitrocellulose, or you can also use a nylon. Next step is hybridization using radioactive labeled VNTR probe. Now you have to understand this, what is it? Using radioactive labeled, मतलब अगर हम यहाँ कुछ radioactive element यूज करेंगे तो वो शाइन करेगा, और शाइन करेगा या enlighten करेगा, तो लेबलिंग हो गई ना,
we will label the VNTR probe. उस particular एक sequence को हमको highlight करना है. कैसे highlight करें? अब हम marker तो use कर नहीं सकते, तो कैसे highlight करेंगे? We will use a radioactive element so that हम labeling कर सके उस particular VNTR यानी variable number of tandem repeat को हम यूज कर सके, लेबल कर सके. तो place the nitrocellulose filter paper in a solution, okay, of radioactive labeled single stranded DNA probe. हमको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर सोल्यूशन में डालना है, इन अ सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन में रेडियो एक्टिव होना चाहिए, लेबल्ड, रेडियो एक्टिव लेबल्ड. ऑलरेडी जो डीएनए स्ट्रैंड है दैट इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड probe है वो, and DNA probe binds with the complementary sequence of the DNA fragment on the membrane to form a hybrid DNA. Now let me show you here. रेडियोएक्टिव VNTR प्रोब ये हमने ले लिया. रेडियोएक्टिव VNTR प्रोब, ऑलरेडी मेरा जो VNTR है वो रेडियोएक्टिव है. मेरा जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट है, एक छोटा सा सीक्वेंस है. प्रोब, जैसे आप प्रोब पता क्या होता है, जैसे आप दही में छोटा सा थोड़ा सा खट्टा डालते हो तो दैट इज कॉल्ड इनोक्यूलम और दैट इज कॉल्ड प्रोब. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा टैंडम रिपीट लेना है विच इज ऑलरेडी रेडियो एक्टिव, पहले से ही वो रेडियो एक्टिव है. हमने क्या किया है, हमने न्यूट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर लिया एक सोल्यूशन में, और उस सोल्यूशन में पहले से ही रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब प्रेजेंट है. तो डीएनए प्रोब क्या करता है, binds with the complementary sequence of the DNA fragment on the membrane to form a hybridized DNA. तो VNTR प्रोब देखो, hybridized to form DNA fragments. ये जितने भी प्रोब्स इधर उधर थे, they get hybridized. See, they get washed after washing up. This is what we can see. वो complementarily यानी पार्टनर्स, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, तो जैसे ही उसको मान लो कि नीचे A है तो उसको अगर T दिखा तो वो भाग के जाता है कि अरे मैं तो इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता हूँ, मैं तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बना सकता हूँ, स्ट्रैंड बना सकता हूँ. तो जैसे ही VNTR को ये दिखता है वो अपनी कॉम्प्लीमेंटारिटी सीक्वेंस के साथ डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना लेते हैं मिलके. See, this is how it appears to be. Okay. Then when I get this, when the hybridized DNA is, we have got this, so detection of hybridized DNA by autoradiography. तो अब हम इसको एक्सरे फिल्म में देखेंगे, हम इसकी डिटेक्शन करेंगे. Hybridized DNA is photographed on the X-ray film. Now autoradiogram gives an image in front of the dark and light bands. So it is called DNA fingerprinting. कहीं dark and light bands नजर आएंगे एक्सरे फिल्म के ऊपर, and this is called DNA fingerprinting. Okay. So children, DNA fingerprinting differs in every aspect in monozygotic, that is identical twins. ठीक है, मोनोजाइगोटिक यानी एक ही जाइगोट था, एक ही जाइगोट से दो ट्विंस की फॉर्मेशन हुई है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उनमें भी डिफर करता है, सब में डिफर करता है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक, क्योंकि एक ही जाइगोट है. तो आइडेंटिकल ट्विंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेपरेट नहीं आएगा, बाकी सब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिफर करेगा. Sensitivity of the technique can be increased by the use of polymerase chain reaction. हम इन छोटे छोटे हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का पॉलीमराइजेशन करके लॉन्ग चेन बना सकते हैं. दैट वी विल डू. व्हाट इज पॉलीमराइजिंग पीसीआर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. देयरफॉर डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज एनफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बोलते हैं ना कि सिर्फ एक छोटा सा बाल मिला, बोले कोई बात नहीं, छोटा सा बाल मिला, हम इससे बहुत सैंपल्स बना सकते हैं, क्योंकि हम उस छोटे से सैंपल से, उस छोटे से डीएनए से वी कैन मेक लॉन्ग चेन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए, और हम फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ओके. So DNA fingerprinting का अब एक we have shown you the small summary. You can see here isolation first, then digestion of DNA by restriction endonuclease, that is biological seizures, then separation of DNA fragments by gel electrophoresis, then transferring them onto the synthetic membrane, then hybridization using the radioactive labeled VNTR probe, and then detection
बाय एक्सरे, जो एक्सरे फिल्म से डिटेक्शन की थी बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स हैं। ओके, देन एप्लीकेशंस, हम क्यों करना चाहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाई वी वांट टू स्टडी दिस। फॉरेंसिक टूल है टू सॉल्व पैटर्निटी इश्यूज, रेप में, मर्डर केसेस में, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, right, to determine polygenetic status of animals, a polygenetic inheritance we have done, you know what it is, to determine population and genetic diversities, अलग अलग तरह की population और genetic diversity को study करने के लिए we use DNA fingerprinting। देन फॉरेंसिक टूल, अब हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज मदर, दिस इज चाइल्ड, और इशू है कि कौन इन तीनों में से इनका फादर है। यू कैन सी देयर इज फादर 1, फादर 2 एंड फादर 3। तो फॉरेंसिक टूल्स हैं। हाउ विल वी कम टू नो कि फादर कौन है, सॉल्विंग द पैटर्निटी यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप देख सकते हो मदर फादर के साथ ये मैच हो रहा है, यहाँ पे ये भी था, हो सकता था इसका फादर, बट यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल मैच हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, कम है। तो सबसे ज्यादा इस बच्चे के किसके साथ मैच हो रहे हैं, जो सैटेलाइट डीएनए है, वो है फादर 1। तो हम कहेंगे बायोलॉजिकली फादर 1 इज द biological father of this child, right? So this is what has been shown in your book also, solving a crime with the help of DNA fingerprinting. You can see कि this is chromosome 7, this is chromosome 2 and this is chromosome 16। अब आप देख रहे हो chromosome 7 के दो alleles है, there are two alleles, और दोनों में VNTR अलग अलग है। सिमिलरली टू alleles here, VNTR अलग अलग है, क्योंकि एक पैटर्नल होगा, एक मैटरनल होगा, ऐसे इधर। अब ये पैटर्नल है और ये मैटरनल है, जैसे मैंने बताया पेरेंट्स का है। तो डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। ओके, आप ये देख सकते हो, इंडिविजुअल डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए एंड डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। और ये सी है एम्पलीफाइड रिपीट्स। हमने क्या किया, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ये इसके साथ मैच है, इसके साथ ये इनके रिपीट्स है, इन सारे क्रोमोसोम्स के ये रिपीट्स है। नाउ यू कैन सी कि ये किसके साथ जो है मैचिंग है ज्यादा, this is matching, the yellow one is matching, here also it is matching, here also it is matching, here also it is matching। so you can see solving the crime with the help of DNA we can solve कि ये हमें सैंपल क्राइम सीन से हमको ये सैंपल मिला था, राइट। मान लो कि एक मर्डर हुआ है और मर्डर में क्राइम सीन पे हमको ये सैंपल मिला, और अब हमें शक है इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी पे। तो हमने जो क्राइम सीन पे मिला उसका हमने सीक्वेंसिंग निकाल लिया और इंडिविजुअल ए की और बी की सीक्वेंसिंग निकाल ली। तो जब हमने मैच किया तो हमने देखा कि हमारा जो मर्डरर है या जो भी हमारा पर्सन है, ठीक है, जो हु इज एट फॉल्ट, वो कौन है, वो इंडिविजुअल बी है। तो ही विल गेट अरेस्टेड एंड ये इसके ऊपर से सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ क्राइम ऑल्सो थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Okay, I hope now the chapter is over and I hope I have cleared my points, and if you have any doubts you can ask me in the comment section. Also please subscribe and like my channel and do give comments. Thank you.